ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, मैं सीए राकेश कुमार। आज हमारे साथ कुछ गवर्नमेंट के कर्मचारी जो जिनका दायित्व अपने डिपार्टमेंट में एज ए डीडीओ है, जिसको ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स बोला जाता है, तथा साथ ही हमारे साथ कुछ ट्रेजरी ऑफिसर्स लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स के अधिकारी हैं और स्टेट गवर्नमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं। आज मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्ट किए गए टीडीएस, उसके द्वारा फाइलिंग और एक डीडीओज की इनकम टैक्स के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के अंदर में जो डीडीओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी चर्चा करते हुए आगे का काम बताने का कार्य करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि सेक्शन 198 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 198 वो कहता है कि अगर आपने किसी का टैक्स काटा है वो उस व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब उसकी इनकम मानी जाएगी तो उस बंदे को क्रेडिट भी मिलना चाहिए। ठीक बात है। सेक्शन 192 यानी 192, ठीक है ना, वो इस बात को कहता है कि जो भी डीडीओ है यानी ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइयों को पेमेंट करने से पहले सही रेट से टीडीएस डिडक्ट करें और फिर उनको सैलरी का भुगतान करें। उसी तरह से जो डीडीओज हैं वो किसी भी तरह का पेमेंट अपने यहाँ से अगर वो करते हैं तो उनको उसके ऊपर में जो टीडीएस की डिडक्शंस है उसका ख्याल करना पड़ेगा। उचित रेट पे जो टीडीएस कटना है वो टीडीएस उनको काटना पड़ेगा और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देना पड़ेगा। पहली जिम्मेवारी क्या है डीडीओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चाहे वो सैलरी का पेमेंट करते हो या किसी अन्य चीज़ का पेमेंट करते हो, जैसे प्रोफेशनल्स की पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कर रहे हो या व्हाट एवर द नेम, जो भी पेमेंट करते हो, अगर उसके ऊपर में टीडीएस की लायबिलिटी बनती है तो वो डीडीओ महोदय की जिम्मेवारी है कि वो टीडीएस को काटे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करे। ठीक है, अब हमने काटना और जमा करना तो बता दिया, लेकिन इसके आगे की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट में पेमेंट मैकेनिज्म है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है कि सबसे रूट लेवल पे अगर आप ये देखेंगे तो ये ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, डीडीओ होते हैं। ये डीडीओ किसी न किसी ट्रेजरी ऑफिसर से या ट्रेजरी ऑफिस से जुड़े हुए होते हैं। एक ट्रेजरी ऑफिस के अंदर में मल्टीप डीडीओ हो सकते हैं। मल्टीप डीडीओ मतलब 4, 5, 6, 7, 8 डीडीओ हो सकते हैं। ट्रेजरी ऑफिसर मूलतः स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट में होता है या फिर जैसा उसकी जरूरत होती है उस तरह से ट्रेजरी ऑफिसर का निर्माण किया जाता है। यही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में पे एंड अकाउंट ऑफिस होता है। पे एंड अकाउंट ऑफिस के अंदर में डिफरेंट डीडीओ जुड़े हुए होते हैं, है ना। डीडीओ महोदय की जिम्मेवारी है कि वो किसी को पेमेंट करने से पहले सही तरीके से टैक्स डिडक्ट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराए। भाइयों, अब आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के केस में कभी जब हम टैक्स डिपॉजिट कराते हैं सरकार को तो वो चालान के माध्यम से नहीं होता है। क्या होता है, उसका भुगतान बाय एडजस्टमेंट ऑफ बुक एंट्री हो जाता है। ठीक है, जब बुक एंट्री के द्वारा एडजस्टमेंट होता है तो हर डीडीओ की जिम्मेवारी है कि उसने किस महीने में किस व्यक्ति का कितना टैक्स काटा है वो अपने आगे के लोगों को बताए, यानी कि डीडीओ बताएगा किसको, ट्रेजरी ऑफिसर को बताएगा। अब ट्रेजरी ऑफिस की जिम्मेवारी बनती है
कि वो बताए कि हमारे किस डीडीओ ने कितना टैक्स काटा है। ठीक है, डीडीओ जो इस चीज़ को बताएगा, जो ट्रेजरी ऑफिसर्स ने जो इस तरह की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है कि हमारे किस डीडीओ ने कितना टैक्स काटा है, चाहे वो सैलरी के ऊपर कितना काटा है, अदर देन सैलरी के ऊपर में कितना काटा है, वो जो बताने का मैकेनिज्म है वो उसके लिए उनको एक 24G फॉर्म फाइल करना पड़ता है। क्लियर? अब क्या है कि सबसे पहली बात, हम एक रूल 37B है जो वो ड्यूटी कास्ट करता है हर एक डीडीओ के ऊपर में कि उसको अपनी रिटर्न दाखिल करनी है हर क्वार्टर बेस पे। अब डीडीओ ने रिटर्न जो फाइल करना है उससे किसको क्रेडिट मिलेगा, तो जिसका जिसका पेमेंट उसने काटा हुआ है उसको क्रेडिट मिलेगा। यानी कि मेरा अगर टैक्स कटा है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा एज एन एम्प्लॉय, अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर का डीडीओ ने काटा हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन हमारे ट्रेजरी ऑफिसर्स ने हमें क्रेडिट देना है, यानी कि इस डीडीओ ने इतना टैक्स काटा है हमारे डीडीओ के नाम पे, तो उसके लिए हमारा ट्रेजरी ऑफिसर 24G फॉर्म फाइल करेगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि सबसे आपको एक दो चीज़ समझना पड़ेगा। इसमें पेमेंट का तरीका क्या होता है। पेमेंट का तरीका कोई कैश में पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट कैसे होता है, बाई एडजस्टमेंट ऑफ बुक एंट्री हो जाता है। टाइम ऑफ पेमेंट क्या होता है, टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में कहा गया है कि जिस दिन डिडक्ट हो रहा है उसी दिन पेमेंट माना जाता है। ठीक है, सरकार के केस में जिस दिन आपने टीडीएस डिडक्ट किया जिस किसी बिल के ऊपर में, उसी दिन माना जाएगा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा दे दिया। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि अब जो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स महोदय की जिम्मेवारी बनती है कि वो 24G फाइल करें। 24G फाइल करने का टाइम पीरियड है। क्या टाइम पीरियड है, अप्रैल से लेकर के फरवरी तक के महीने के लिए उनको बताया गया है कि जिस महीने की आपकी डिडक्शन है आप उस महीने के अगले 15 तारीख को, 15 तारीख तक अपनी 24G सबमिट कर दें। उसी तरह से कहा गया कि अगर मार्च के महीने का है तो उसके लिए वहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है 30 अप्रैल तक। ठीक, क्या बताया हमने, 24G फाइल करने की टाइमिंग क्या है, अप्रैल से लेकर के फरवरी तक के लिए 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल का है तो 15 मई, मई का है तो 15 जून, उसी तरह से फरवरी का है तो 15 मार्च। लेकिन अगर ये मार्च के महीने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास टाइमिंग है 30 अप्रैल तक का। ठीक है, अब क्या है कि हमें 24G फाइल करना है, लेकिन 24G हम कैसे फाइल करें, क्या तरीका है फाइल करने का, उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कौन फाइल करेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 24G फाइल करने की जिम्मेवारी ट्रेजरी ऑफिसर्स की है या फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस में जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिसर इसको फाइल करेगा, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब हमारे पास में कंप्यूटर मीडिया है, उसमें सरकार ने हमें इसके लिए प्रिपरेशन यूटिलिटी दे रखा है। हमें उस प्रिपरेशन यूटिलिटी के अंदर में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस है उसको उसमें डाल करके फिर हमें जो फ्रेंचाइज है, जो ईटीडीएस इंटरमीडियरी है, उनके पास में हमें लेकर के इसको जमा कराना पड़ता है और वो हमें एक रसीद इशू कर देता है। मेरी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए इसको आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आखिर होता कैसे है। सबसे पहले 24G प्रिपरेशन यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, NSDL के साइट से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जब NSDL के साइट से उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास इस तरह का निकल के आता है। अगर आपको दिख रहा हो सिस्टम पे, ये फॉर्म 24G RPU 1.8 करके अभी वर्जन चल रहा है, जो मैंने आज ही डाउनलोड किया है, बस सिर्फ डेमो देने के लिए। इस 24G RPU में
हमारे पास में ये है जो जावा वेस्ट है, ये पूरा का पूरा 24G प्रिपरेशन यूटिलिटी जो है वो जावा वेस्ट है। और जावा सॉफ्टवेयर अपन आपके सिस्टम पे है तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है, जो 24G यूटिलिटी को NSDL के साइट से डाउनलोड करना है, वो आपको इस तरह से जिप फाइल में मिलेगा, ठीक है ना। आप उस जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये फोल्डर में आ जाता है। फोल्डर में आने के बाद में यहाँ पे 24G RPU प्रिपरेशन यूटिलिटी है 1.8 के नाम से, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, वो इस तरह से कुछ खुल जाता है। इसमें लिखा हुआ है NSDL मंथली फॉर्म 24G रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी ब्रैकेट में RPU फॉर फाइनेंशियल ईयर FY 2005-06 ऑनवर्ड, यानी कि 2005-06 से यही प्रिपरेशन यूटिलिटी अभी चल रही है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ऑल्दो ये 2005-06 से चल रहा है, लेकिन जो 24G फाइल करने का जो काम हुआ है, मैंडेटरी हुआ है, वो आपका जुलाई 2012 से हुआ है, ठीक है। जुलाई 2012 से हम इसको मैंडेटरीली फाइल करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दो तरह का रिटर्न आप बना सकते हैं। या तो आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कर रखा है तो उसका कोई करेक्शन आपको फाइल करना है, तो इस करेक्शन पे आपने क्लिक करना है। अगर आपने अभी पहली बार रिटर्न बनानी है तो ओरिजिनल पे फाइल करना है, क्लिक करना है। जब आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये आएगा क्लिक टू कंटिन्यू। आप क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस पे एंड अकाउंट ऑफिस की या ट्रेजरी ऑफिस की, वो आपको इसमें फिट करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है AIN नंबर, है ना, अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद में उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, मंथ क्या है, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिस का क्या नाम है, ये तमाम एड्रेस वगैरह है, ये चीज़ें आप इसको फिट कर सकते हैं। और इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, उसका एड्रेस वगैरह आपने डालना होता है, ठीक है ना, कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन से मिनिस्ट्री का है, क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिट कर देनी होती है। जब ये इन्फॉर्मेशन आप फिट कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे देना होता है DDO की डिटेल। DDO की डिटेल में क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये आपको शायद दिख रहा होगा, इसमें हमारा आ रहा है DDO डिटेल। DDO डिटेल में क्या है, सीरियल नंबर है, टैन नंबर है, ठीक है ना, ठीक है, ये DDO रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये DDO कोड है। इसके साथ में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे आपका है एड्रेस है ना, सिटी का नाम, एड्रेस का नाम, उसका पिन कोड, ईमेल ID, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, है ना, उसमें टैक्स का अमाउंट क्या है और वो किस नेचर का टैक्स है। यानी कि यहाँ पे आपने फिट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है नेचर ऑफ डिडक्शन। नेचर ऑफ डिडक्शन में आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये सैलरी के ऊपर है, नॉन सैलरी के ऊपर में है, 27Q का है या 27EQ का है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। एक दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, पहले हमें टैन नंबर डालना है, यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिस के अंदर में जितने भी DDOs हैं उस DDO का एक टैन नंबर इशू होता है, तो DDO का टैन नंबर डाल देना है, उसका नाम डाल देना है यहाँ पे। नाम के बाद में उसका क्या DDO रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हर DDO के पास में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। फिर DDO के कोड भी होते हैं, बट सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं होता है। टैन नंबर मैंडेटरी है, उसका नाम मैंडेटरी है, DDO का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऑप्शनल है। एड्रेस भी आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एड्रेस है, आपने जिस स्टेट का है उस स्टेट को डाल दीजिए, या प्रॉपर एड्रेस आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट फाइल का ऑप्शन है, आप क्रिएट फाइल करेंगे, आपको फाइल जनरेट हो जाएगा। फिर इसमें यूटिलिटी निकल के चली आएगी, आपको उस यूटिलिटी को आप चाहे तो, आपके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी इसको फाइल अप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके करने के बाद में क्या होता है कि जहाँ कहीं भी आप इसको अपलोड करते हैं या फिर NSDL इंटरमीडियरी को देते हैं, वो आपको एक रसीद जनरेट करके दे देता है। रसीद जनरेट करके दे देने का मतलब है कि आपने रिटर्न अपनी फाइल कर ली, ठीक है। उसके बाद जो NSDL उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में वो आपको एक बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है, ठीक है। उस बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर में DDO का सीरियल नंबर,
24 रिसीप्ट नंबर एक्सेट्रा लिखा हुआ रहता है। जो आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न एज ए डीडीओ प्रिपेयर करते हैं उसमें उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है और आप उसमें रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन को फीड कर देते हैं। ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें हमने 24G के विषय में जो ज़रूरत थी वो हमने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।